हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम याद करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जितने भी एनसीईआरटी की हर एक लाइन होगी उसको हम इमेजिनेशन और निमोनिक्स की मदद से समझेंगे। जो समझने वाला पार्ट होगा उसको हम डिटेल में समझेंगे और जो याद करने वाला पार्ट होगा उसको हम निमोनिक्स की मदद से याद कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो जो मैकेनिज्म है ब्रीथिंग करने का, क्या मैकेनिज़्म है, जो ब्रीथिंग करने का मैकेनिज़्म है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल्स में अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम लंग्स का इस्तेमाल करके रेस्पिरेशन करते हैं या फिर ब्रीथिंग करते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे सब में लंग्स से ही जो है ब्रीथिंग होती होगी। ठीक है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो मेनली डिपेंड करता है दो चीज़ों पे कि जो ब्रीथिंग है वो किसी ग्रुप ऑफ एनिमल में कैसी होगी। वो सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है हैबिटेट पे, दूसरा डिपेंड करता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। हैबिटेट का मतलब है कि घर, जो होम होता है किसी का भी, उसे हम उसको क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोल देते हैं। मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म किस जगह पर रह रहा है उसे हम उसका हैबिटेट बोलते हैं। तो ये हैबिटेट पे डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। वो सेल का बना हुआ है या फिर मतलब कि वो सिर्फ सेल है या फिर टिश्यू है या फिर पूरा ऑर्गेनिज्म है या फिर कैसा है। ठीक है, तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि वो कैसा बना हुआ है। तो ये दो चीज़ें जो मेनली होती हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म का कैसा मैकेनिज्म होगा ब्रीथिंग का। अब हम देखते हैं इनके एग्जांपल्स। तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स की हम बात कर लेते हैं। पहले देखते हैं इनवर्टिब्रेट्स किसको बोलते हैं। इनवर्टिब्रेट उनको बोलते हैं जिनके पास बैकबोन नहीं होती, उनको हम इनवर्टिब्रेट बोल देते हैं, और जिनके पास होती हैं उनको हम वर्टिब्रेट्स बोल देते हैं। तो जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं उसमें हमारे पास तीन आते हैं। तो है स्पॉन्जेस, एक है सिलेंट्रेट और एक है फ्लैटवॉर्म। तो ये जो तीन हैं ये लोअर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं। अब हमें बताना है कि इनमें जो ब्रीथिंग है वो कैसी होती है। इनमें जो ब्रीथिंग है वो कैसी होती है वो हमें बताना होता है एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है। तो इनमें जो ब्रीथिंग होती है वो सिंपल डिफ्यूज़न की मदद से होती है। कैसे होती है? सिंपल डिफ्यूज़न से। अब हम इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे वो अब हमको देखना है। अब सिंपल के एस से हो जाएगा स्पॉन्जेस, और एस और सी में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। अगर हम एस और सी बोले तो ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, तो इससे ही हो जाएगा सिलेंट्रेट। और डिफ्यूज़न में एफ आता है तो एफ से हो जाएगा प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि सिंपल डिफ्यूजन किस किस में होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म सिंपल डिफ्यूजन के मैकेनिज्म को इस्तेमाल करके ब्रीथिंग करता है, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए सिंपल एस से हो जाएगा स्पॉन्जेस और सीलेंट्रेट, और एफ से हो जाएगा यहाँ पर फ्लैटवॉर्म। तो अब हम देखते हैं कि एक्सचेंज ऑक्सीजन विद कार्बन डाइऑक्साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है जैसे स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट और फ्लैटवॉर्म, ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को सिंपल डिफ्यूजन की मदद से अपनी बॉडी के सरफेस से ही एक्सचेंज कर लेते हैं। अगर इनको ऑक्सीजन चाहिए होती है तो ये अपनी बॉडी की मदद से ऑक्सीजन को ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं। अब हम देखते हैं कि अर्थवॉर्म में कैसे ब्रीथिंग होती है। तो अर्थवॉर्म जो है यूज़ करते हैं अपने मॉइस्ट क्यूटिकल। मॉइस्ट क्यूटिकल का मतलब है कि इनकी जो स्किन है उसके ऊपर छोटे छोटे से छेद होते हैं, छोटे छोटे से होल्स होते हैं, उन्हीं को हम बोल रहे हैं। और कैसे होते हैं? मॉइस्ट होते हैं, मॉइस्ट क्यूटिकल। ठीक है, अब हम इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको याद रखना है, ये इमेज देखिए, यहाँ पर एक क्यूट सा अर्थवॉर्म देखने को मिल रहा है। तो हम को ये लाइन याद रखनी होगी, दैट इज़ अर्थवॉर्म मोस्टली क्यूट ही होते हैं। अर्थवॉर्म मोस्टली कैसे होते हैं? क्यूट होते हैं। वो बस याद करने के लिए आपको याद रखना है। तो अर्थवॉर्म मोस्टली से हो जाएगा मॉइस्ट, और क्यूटिकल से हो जाएगा, यहाँ क्यूट से हो जाएगा क्यूटिकल। तो आपको ये याद रहेगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अर्थवॉर्म में बताइए, अर्थवॉर्म में बताइए कि कैसे ब्रीथिंग होती है, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा अर्थवॉर्म कैसे होते हैं, मोस्टली क्यूट होते हैं। मोस्टली से मॉइस्ट और क्यूट से क्यूटिक, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इंसेक्ट। इंसेक्ट को अगर हम देखें तो इंसेक्ट के पास एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब होती है जिसको हम ट्रैकियल ट्यूब बोलते हैं। एक ट्यूब का एक गुंछा होता है, एक ट्यूब का एक गुंछा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैकियल ट्यूब बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक एयर को बॉडी के अंदर, एटमॉस्फेयर जो बाहर से एयर ली उसको अंदर पहुंचाने के लिए, जैसे हमारे पास लंग्स होते हैं उनके पास एक नेटवर्क होता है ट्यूब्स का, मतलब एक ट्यूब्स का एक गुंछा होता है जिसको हम ट्रैकियल ट्यूब बोलते हैं। उसकी मदद से वो एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे याद करेंगे कि इंसेक्ट में ट्रैकियल ट्यूब्स की मदद से रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग होती है।
तो उसको याद करने का सिंपल सा तरीका है इंसेक्ट। आपसे कोई पूछता है कि इंसेक्ट में बताइए, तो इंसेक्ट के बाद में क्या आता है, टी आता है। तो टी से तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए ट्रेकियल ट्यूब। क्या आना चाहिए, ट्रेकियल ट्यूब आना चाहिए। तो ऐसे आप इसको याद कर पाएंगे अपने एग्जाम में। तो अब हम देखते हैं कि गिल्स, जो गिल्स होते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है। वो क्या है, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो कि कई ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। अब इसमें हमारे पास दो होते हैं, एक तो इनवर्टिब्रेट, एक वर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट्स जो है वे लोअर ऑर्गेनिज्म है, मतलब जिनके पास अभी बैकबोन नहीं आई है, और वर्टिब्रेट जिनके पास बैकबोन आ गई है। इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास दो हैं, एक तो है मोलस्का, एक है एक्वेटिक, और वर्टिब्रेट में सिर्फ एक है फिशिस। इन तीनों के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। स्पेशल वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होती है जिसकी मदद से ये ब्रीथिंग करते हैं। तो गिल्स किस किस के अंदर होता है, मोलस्का, एक्वेटिक, आर्थ्रोपोड और फिशिस। लेकिन इसको हम याद कैसे करेंगे अपने एग्जाम में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, गिल्स माफिया। किसको याद रखना है, गिल्स जो है कई लोगों का सरनेम भी होता है, तो इसको मैंने नाम लिख दे दिया यहाँ पर, गिल्स माफिया। क्या हो गया, गिल्स माफिया। एम से हो जाएगा मोलस्का, ए से हो जाएगा एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, और एफ से हो जाएगा यहाँ पर फिशिस। तो ऐसे हमने गिल्स किस ऑर्गेनिज्म में होता है वो भी हमने याद कर लिया है। अब हम देखते हैं कि वस्कुलराइज्ड बैग, जिसको हम लंग्स के नाम से भी जानते हैं, आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो वस्कुलराइज्ड एक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये है लंग्स। ये कैसी स्ट्रक्चर है, बहुत ही बड़ी स्ट्रक्चर होती है, इसलिए हम इसको, और अंदर से कैसे होती है, होलो होती है बिल्कुल, इसलिए इसको हम वस्कुलराइज्ड बैग बोल रहे हैं। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं, जिनका ये इस्तेमाल किया जाता है टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म के द्वारा। टेरेस्ट्रियल कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म उन्हें बोलते हैं जो ज़्यादातर ज़मीन पे रहने वाले हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग हो गए। अब हम पानी में तो रहते नहीं, हम ज़मीन पे रहते हैं, ठीक है। भेड़ बकरियाँ हो गई, या फिर गाय भैंस, जितने भी ज़मीन पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, कुत्ता बिल्ली, सबके पास क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, जिससे वे एक्सचेंज करते हैं गैसेस को। इसके भी हम एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो हम याद करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक प्लम्बर को याद रखना है। किसको याद रखना है, प्लम्बर को। प्लम्बर में एल से हो जाएगा लंग्स, एम से हो जाएगा मैमल्स, और बी से हो जाएगा बर्ड्स, आर से हो जाएगा रेप्टाइल्स। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बताइए लंग्स किस किस ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, लंग्स किस किस के अंदर होता है। तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है, प्लम्बर को याद रखना है, प्लम्बर, और एम से मैमल्स, बी से बर्ड्स और रेप्टाइल। ऐसे आप इसको अपने एग्जाम में याद रख पाएंगे। तो अब हम देखते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस आखिर होते क्या हैं। एम्फीबियंस हम उनको बोलते हैं जो ज़मीन पर भी रह लेते हैं और पानी में भी रह लेते हैं, जैसे कि फ्रॉग है, ज़मीन पर भी रह लेता है और पानी में भी रह लेता है। तो एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। ये अपनी मॉइस्ट स्किन, इनकी जो स्किन होती है वो चिपचिपी होती है, तो उसकी मदद से ये रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसमें इतना ही था। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आगे का देखेंगे। थैंक यू।